हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अविनाश झा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 9 के एक बहुत ही सुंदर विषय जिसका नाम है अनुस्वार और अनुनासिक, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अपने आप में बहुत सरल और सहज विषय है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बच्चों के लेवल से, बच्चों के हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें ऐसी समस्याएं हैं जहां बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं। उनका उच्चारण जो है, उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो इतना दुरुस्त नहीं हो पाता कि वह पहचान कर सके कि कहाँ पर हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है, कहाँ हमें अनुनासिकता का प्रयोग करना है। इसी से संबंधित ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने कुछ मैटर तैयार किया हुआ है, इसी पर चर्चा करूँगा, जिससे आपको अनुस्वार के विषय में, अनुसार से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान आप लोग पा पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपको फीडबैक देना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। देखिए, ये कक्षा 9वीं का बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो 2 अंक आपको दिलवा सकता है, आपकी परीक्षा में 2 अंक आपको दिलवा सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक जो है दोनों ही नासिक की ध्वनियाँ, ठीक है, जिसका उच्चारण नाक से होता है, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। इनके अंतर को समझने से पहले हम इनके शाब्दिक अर्थों को समझेंगे, ठीक है, कि इनके शाब्दिक अर्थ क्या है, इनके शब्द के अर्थ क्या हैं, ठीक है। आज हम अनुस्वार के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम अगली कक्षा में अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम अनुस्वार देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुस्वार है और अनुनासिकता है, और वहाँ हमने लिख दिया है कि ये आपकी परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाएगा। अनुस्वार का चिन्ह जो है एक बिंदु के रूप में हम बिंदु के रूप में दिखाते हैं, और अनुनासिकता का प्रयोग हम एक चंद्र बिंदु के रूप में दिखाते हैं। देखिए, जब तक आप कक्षा 8 तक थे या कक्षा 7 में थे, आपको शब्द निर्माण के बारे में बताया गया होगा। शब्द को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, शब्द किस तरह से बनते हैं। तो शब्द जो है, निर्माण जो होता है बच्चों, वो बनता है, शब्द निर्माण जो है वो विभिन्न तरीकों से होता है। उसका कोई एक तरीका नहीं है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है उसका उपसर्ग, दूसरा तरीका है प्रत्यय, तीसरा तरीका होता है संधि। ये 3 तरीके होते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि अनुस्वार शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इन शब्दों में भी एक जो है उपसर्ग पद, उपसर्ग शब्दांश है, जिसे हम शब्द नहीं शब्दांश कहते हैं, ठीक है। इस शब्द का एक अंश होता है, और दूसरा है स्वार, ठीक है। यहाँ अनु का अर्थ है पीछे या बाद में, यहाँ अनु का अर्थ है पीछे या बाद में, स्वार का अर्थ स्वर है। क्लियर है। अनुस्वार की जो शर्तें हैं वो ये हैं कि इसका चिन्ह ये होता है, ठीक है। इसको हम इस रूप में लिखते हैं जिसे हम अयोग वाह भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह ये होता है। इसका चिन्ह ठीक इसी प्रकार ये है जिस प्रकार से आ का चिन्ह मात्रा में ये है, ई का चिन्ह मात्रा में ये है, और ई का चिन्ह मात्रा में ये है, ठीक है। जिस प्रकार से आ की मात्रा ये है, उसी प्रकार से अंग की मात्रा ये कहलाती है। फिर हमने देखा अनुस्वार मतलब, अनु का मतलब पीछे या बाद में, और स्वार का मतलब स्वर, ठीक है। अब देखिए, किसी भी चीज़ की परिभाषा रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। परिभाषाएं रटने से अच्छा है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। आप अनुस्वार के कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। अनुस्वार का कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने? अनुस्वार का कॉन्सेप्ट यही बताया कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक उपसर्ग शब्दांश है जिसका अर्थ है, जिसका जो है अनु, और अनु का अर्थ है पीछे या बाद में। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में, और स्वार का मतलब है स्वर। सिंपल सी बात है। दूसरी शर्त इसकी थी, जो पहली वाली शर्त थी वही थी कि इसका उच्चारण जो है नाक से होगा, ठीक है। नाक से इसका उच्चारण होता है। हमने इसका जो है बता दिया मात्रा किस तरह से लगती है। जिस तरह से आ की मात्रा में एक डंडा है, ई की मात्रा में एक डंडा और शिरो रखे हुए पे गुंडी लगी हुई है इस तरफ, इसी तरीके से ई की मात्रा या ऊ की मात्रा या री की मात्रा किसी की भी ले सकते हैं। उसी तरीके से ये भी एक मात्रा के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए, इसकी परिभाषा अपने आप बन गई है। वे ध्वनियाँ नासिक के, कौन सी ध्वनियाँ? नासिक के मतलब नाक से जो बोली जाती है, जिसका उच्चारण नाक से होता है।
जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है। ठीक है, पहली शर्त हमने ये बता दी, जो बताई थी नाक से होगा। तथा प्रयोग के रूप में वे स्वरों के बाद आती है, तथा प्रयोग के रूप में वो स्वरों के बाद आती है। ये दूसरी शर्त हो गई, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी। नाक के बाद आती है, नाक मतलब इसका जो है नाक से किया जाता है प्रयोग, तथा प्रयोग के रूप में स्वरों के बाद आते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार कहलाते हैं। 1, 2 एंड थर्ड थिंग हो गई ये, इसको बिंदु, ठीक है, के रूप में दर्शाया जाता है। इसे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। तीन चीजें हमारे सामने क्लियर है, 1, 2 एंड 3। यहां से हमारा अनुस्वार जो है लगभग आधा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। ठीक है, अब हम इस परिभाषा को प्रूफ करेंगे। इस परिभाषा को प्रूफ करने के लिए बहुत सरल तरीका है जिससे हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बहुत आसान चीज है। अब देखिए इसे कैसे हम इसे प्रूफ करते हैं। हमें ये जानना है कि हिंदी व्याकरण या कोई सा भी व्याकरण हो, वो संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, फ्रेंच का हो, जर्मन का हो, किसी का भी व्याकरण हो, वो सब चलता है विज्ञान पर। विज्ञान पर, जो विज्ञान जिस चीज़ के फैक्ट मांगता है, विज्ञान जिस तरह से हर चीज़ को प्रूफ करता है, या मैथमेटिक्स, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें हर चीज़ को प्रूफ करके दिखाना है। ये कोई कल्पना नहीं है कि किसी कवि ने कोई कविता लिख दी या किसी लेखक ने कोई कहानी लिख दी और हमने इसे मान लिया, नहीं। यहाँ पर जो बात आपने कही है, जो बात आपने कही है उसे विद एग्जाम्पल प्रूफ करना होगा। मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना एंड में जाके, हैंस प्रूव दैट x = y = इतना, तो इसी तरीके से इसको भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए। वे ध्वनियाँ नाक से जिसका उच्चारण होता है, कोई सा ऐसा शब्द बताइए जिसमें इस प्रकार के ध्वनियों के नाम हो। देखिए, नाम है, हमने लिखा पंकज, पंकज, पहला हमने लिख दिया पंकज। ठीक है, दूसरा हम लिख देते हैं चंचल। हमारे सामने ये दो शब्द आए हैं, पंकज और चंचल। पंकज और चंचल हमने देख लिया। पंकज, जब हम उच्चारण करें पंकज, तो नाक से जो ये वाली जो ध्वनि है, जो ये था अंग, अंग, वो हमारे नाक से उच्चारित होती है। ठीक है, चंचल, 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 तो यहाँ पे भी हमारे नाक से, आप नाक पे हाथ लगाएंगे यहाँ पे, जब बोलेंगे चन, तो यहाँ देखेंगे एक वाइब्रेशन होता है, चंचल। इसी तरीके से जब पंकज बोलते हैं तो पंग, तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन होता है। तो जब यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो अनुस्वार है, आपको समझ जाना है कि वो अनुस्वार है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा जो है पूरी, वो साइंटिफिक है, और साइंटिफिक है इसीलिए मैं आपको ये साइंस बता रहा हूँ। इसको आप गौर कीजिए, परीक्षा में ये विधि बहुत काम आएगी। अगर कहीं पर अनुस्वार और अनुनासिकता की बात आती है तो ये विधियाँ जरूर काम आएंगी, ध्यान रखिए। मैंने बोला पंकज, देखिए आप ट्राई करेंगे, पंग, जैसे आप पंग बोलेंगे तो नाक पर वाइब्रेशन आती है, आप उंगली लगा के देखिए। चन, तो चन, चन, च प्लस अंग, तो यहाँ जो है आपके वाइब्रेशन होगा। देखते हैं हम कैसे आता है, इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, हमने लिखा, इसका हम वर्ण विच्छेद करके देखेंगे और इसे प्रूफ करेंगे। हम कैसे करेंगे, प प्लस अ, हम लोगों ने वर्ण विच्छेद कक्षा 6, 7, 8 सब में पढ़ रखा है, बतौर हम लोग कहीं कहीं कक्षा 5 में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो है अंग की मात्रा है, अंग। ठीक है, इसी को हम लोग अनुस्वार कहते हैं, अंग है। तो ये कहां पर आ रहा है, क से पहले, अब प प्लस अ, मतलब प प्लस अ, स्वरों के बाद आते हैं, स्वरों के बाद आते हैं, स्वर के बाद या पीछे।
स्वर के बाद आएंगे तो क्या आ रहा है ये अंग। और कौन सा आएगा यहाँ पे क है, क का पंचम वर्ण कौन सा होता है ञ, यही नासिक्य है। क का पंचम वर्ण ञ है। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, नियम तो आप सबको पता होंगे, ठीक है, ये बन गया पंकज। अब ये जो ध्वनि आई है ङ की, ठीक है, ये जो ध्वनि आई है ङ की, यही आपका अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, यही आपका अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आप जब पंकज बोलते हैं पंकज, तो वहाँ पर जो हमारे संस्कृत में या पहले जो हम हिंदी प्रयोग करते थे उसका रूप यही था, तब हम लिखा करते थे पंकज, ठीक है। तो ये जो ध्वनि है वो हमारी क्या है, नासिक्य ध्वनि है। और हमेशा हमें ध्यान रखना है नासिक्य इज इक्वल टू अनुस्वार, नासिक्य इज इक्वल टू अनुस्वार, नासिक्य ही अनुस्वार है। इसी तरीके से हम लोग चंचल देखते हैं, च प्लस अ। अब यहाँ च है अनुस्वार से पहले, तो अनुस्वार से पहले च है तो हम इसका पंचम वर्ण यूज करेंगे, अ प्लस ल प्लस अ, ये बन गया चंचल। अब यहाँ देखते हैं ये पंचम वर्ण है और ये अ, मतलब स्वर के पीछे, स्वर के बाद प्रयोग की जा रही है। तो यहाँ हमने देखा ञ, यहाँ हमने देखा ञ, यहाँ हमने देखा ञ, यहाँ देखा हमने ञ। तो अब ये दोनों क्या है, ये दोनों अपने आप में नासिक्य हैं और नासिक्य को ही हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो चीज़ें और खुल के आई हैं कि जो नासिक्य ध्वनियाँ हैं हमारे प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक वर्ग कौन कौन से हैं, देखिए क वर्ग, क वर्ग से कौन सी है ञ, ठीक है। फिर है हमारे पास च वर्ग, च वर्ग से कौन सा है ञ, ट वर्ग, ट से कौन सा है ण, त वर्ग न, और प वर्ग से कौन सा है हमारे पास म, ठीक है। हमें यह ध्यान रखना है कि इन सब का प्रयोग विदाउट मतलब स्वर के बिना हो रहा है, ठीक है। ये सब हमारी नासिक्य ध्वनियां हैं। जो पंचम वर्ण है हमारे, वो चाहे ञ हो, न्य हो, न हो, न हो, म हो, ये सब क्या है पंचम वर्ण है। और ये सारे पंचम वर्ण नासिक्य कहलाते हैं और इन्हीं नासिक्य का प्रयोग अनुस्वार के रूप में हम लोग करते हैं, इन्हीं नासिक्य का प्रयोग हम लोग अनुस्वार के रूप में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है छोटी सी अनुस्वार से रिलेटेड, वो ये है अनुस्वार का प्रयोग सदैव जब इसका उच्चारण होता है तो ज्यादातर हमारी जो ध्वनि निकलती है नाक से, वो निकलती है, वो किसके इक्विवेलेंट होती है वो ध्वनियां, ये ध्यान रखिएगा, न या म, न और म के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने जाना है वो हमने क्या जाना है, इस पर हम पूरी एक बार और से चर्चा कर लेते हैं। हमने ये देखा अनुस्वार है, अनुस्वार का मतलब है नाक से जो ध्वनियां प्रयोग की जाती है या बोली जाती है। इसका हमने शब्द को तोड़ के प्रयोग किया और देखा, इसका अर्थ बनाने की कोशिश की। अनु प्लस स्वार, ठीक है। अनुस्वार दो मतलब जो दो शब्दों से, मतलब एक उपसर्ग शब्दांश है और स्वर। अनु का मतलब पीछे बाद में, स्वर का मतलब स्वर। हमने देखा अनुस्वार का प्रयोग नाक से किया जाता है। सेकंड नंबर पे हमने इसको तोड़ के देखा। थर्ड नंबर पे हमने जाना कि अनुस्वार ये होता है अंगः, और इसका जो साइन है वो ये होता है। इस साइन का प्रयोग ठीक उसी तरीके से किया जाता है जैसे आ की मात्रा के लिए इसका, ई की मात्रा के लिए इसका, और बड़ी ई की मात्रा मतलब ई की मात्रा के लिए इसका और ई की मात्रा के लिए इसका। उसके बाद हमने इन सब को जोड़कर एक डेफिनेशन बना ली। डेफिनेशन हमने कैसे बनाई है, इन सब को जोड़कर। मैंने बोला डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो डेफिनेशन
आप खुद बना सकते हैं, उसे प्रूफ भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूलाज आप बनाएंगे वो प्रूफ करना भी आपके बाएं हाथ का काम होगा। अगर आप किसी पुस्तक में से डेफिनेशन रटेंगे तो उसे प्रूफ करना आपके बस की बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप रट के ही कर सकते हैं। ये हमने डेफिनेशन है, वे ध्वनियां, कौन सी ध्वनियां, नाक से उच्चारण करने, जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। वे स्वरों के बाद आते हैं, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट, अनुस्वार कहलाते हैं। इसको बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है, थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट। अब इस डेफिनेशन को हमने सिद्ध किया है, प्रूफ किया है। प्रूफ कैसे किया है? हमने शब्द लिखकर। देखिए ये पंकज जो अनुस्वार है, इसका प्रयोग, इस बिंदी का प्रयोग हमने किया है पंकज के रूप में। इसको हमने तोड़ के देखा, इसका विच्छेद करके देखा। यहाँ पर जो ये पंचम वर्ण आए हमारे दोनों में, यही नासिक के व्यंजन है, और नासिक के इज इक्वल टू अनुस्वार। क्योंकि हम जो इन नासिक के व्यंजन का प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग हम अनुस्वार के ही इक्विवेलेंट, उसी के रूप में कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा, आपको जो प्रश्न पूछने हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके से हम अगली कक्षा में अनुनासिकता पर चर्चा करेंगे और अनुस्वार और अनुनासिकता के अंतर और इनके प्रयोग पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी जो समस्याएं हैं मुझ तक पहुंचाइए। थैंक यू।